अस्सलाम वालेकुम। मसहफ की तीसरे एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चले देर किए बगैर शुरू करते हैं। उन्होंने सिद्रा की जगह मेरा रिश्ता मांगा। कैन यू बिलीव इट? मैं तो इतनी शॉक्ड हो गई हूँ। ओ गॉड! बट इतना अच्छा प्रपोजल है। वो आंटी इतनी लविंग और स्वीट थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और पता है, इनका बेटा एरोनॉटिकल इंजीनियर है। और तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? इसने फाइल में सफ़े तरतीब से लगाती नादिया का कंधा हिलाया तो वो हाँ हाँ बताओ ना, फिर क्या हुआ, कहकर फिर से सफ़ों की तरतीब ठीक करने लगी। होना क्या था, ताई अम्मा की तो शक्ल देखने वाली हो गई थी। अच्छा, नादिया अब इंग्लिश की किताब के वक्त उल्टाती कुछ तलाश कर रही थी। वो दोनों कॉलेज के बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी थी। महमल इसे कल की सारी रुदास सुना रही थी। ताई ने मुझे फौरन वहां से भेज दिया। बेचारी हर चीज सिद्रा की बनाई कहकर पेश कर रही थी, मगर वो आंटी भी बहुत तेज थी। ऐसे परखचे उड़ाए कि ताई कई दिन तक याद, तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? इसने खफा सी होकर मुंह मोड़ लिया। नहीं नहीं, सुन रही हूं ना। नादिया ने बौखलाकर फाइल एक तरफ सीढ़ी पर रखी मगर मुंह मोड़े बैठी रही। अच्छा बताओ ना। तो वो साहब मैकेनिकल इंजीनियर हैं। मैं 2 घंटे से बक बक करके थक गई हूँ कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। तुम अगर सुन लेती तो ये सवाल ना करती। तुम अपनी फाइल जोड़ो, मैं जा रही हूँ। वो बैग उठाकर खड़ी हुई तो नादिया भी साथ ही उठी। अरे नाराज तो ना हो? नहीं यार, सीरियसली नाराज नहीं हूँ। मुझे याद आया, मुझे अभी मैडम मिसबा से मिलना था एक काम के लिए। मैं जरा थोड़ी देर तक आती हूँ। महमल ने बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा और मुड़कर चल दी। जब वो तेज तेज सर झुकाए चलती थी तो वो ऊंची पोनीटेल साथ ही इधर उधर झूलती बहुत अच्छी लगती थी। चंद कदम दूर इसने जरा सा मुड़कर देखा। नादिया बहुत आराम और इन्हेमाक से बैठी अपनी फाइल में कुछ लिख रही थी। वो तासुब से वापस आगे को चलने लगी। कितनी जल्दी नादिया और उसकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने उसकी फीकी मुस्कुराहट के साथ कहे गए आखिरी जुमले पे यकीन कर लिया था, जैसे वो वाकई नाराज नहीं है। हालांकि वो थी। घर में अम्मा थी तो कॉलेज में नादिया, जिनसे वो दिल की बातें शेयर कर लेती थी, मगर दोनों बेतवज्जी से सुनती थी। कभी काम में मसरूफ हूँ हाँ कह दिया तो कभी तो सुना ही नहीं। इस दुनिया में कोई भी नहीं है मेरा। वो सामने वाले बरामदे के एक तन्हा सतून से टेक लगाकर बैठ गई और उदासी से सामने लॉन के सब्जे को देखा। सुनहरी और चमकीली सुबह हर सू बिखरी थी। घास पे टोलियों की सूरत में सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस लड़कियां बैठी थीं, कोई खाने पीने में तो कोई गपशप में मसरूफ। सबकी अपनी अपनी दुनिया थी और वो इनमें मगन थी। क्या यही जिंदगी होती है, या क्या इस जिंदगी की सी मुश्किल जिंदगी किसी और की भी होगी? इसने आर्ज़दगी से सोचा था, क्या मुझे कभी वो खुशियां नहीं मिलेंगी जो मैं चाहती हूँ? बड़ा सा घर, बेतहाशा दौलत, ताकत, असर रसूख, मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर, वो एरोनॉटिकल इंजीनियर या फवाद। मैं इनमें से किसकी बीवी बन जाऊं तो सब कुछ मेरा हो सकता है। सब कुछ मेरे कदमों में ढेर हो सकता है। बुलंद, हर चीज की बुलंदी। जो वो अमलियात करता है, वो दुनिया पे राज करता है। कुछ ऐसा हो कि तुम्हें तंग करने वाले लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगे। मारा दौलत तुम पे निछावर हो, तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में आ गिरे। वो अगर मैं ऐसा कुछ तुम्हें दे दूं तो? उसने झटके से आंखें खोली। एकदम से ही वो सारी बातें और उस स्याह फाम लड़की की स्याह चमकीली आंखें इसे याद आई थी। तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पे राज करो, क्या तुम ये नहीं चाहती? इसने घबराकर इधर उधर देखा। यूं लगता था वो लड़की अपनी भेद भरी आवाज में इसके पास ही बोल रही है। पता नहीं क्या करूं। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक लम्हे को इसने वो किताब इससे मांगने का सोचा, मगर दूसरे ही पल खौफ का गलबा तारी हो गया। नहीं नहीं, मालूम नहीं कौन सा सिफली इल्म है इसके पास। मैं इन कामों में नहीं पड़ूंगी। आगा जान को इल्म होगा तो टांगें तोड़ देंगे मेरी। वो खुद को सर्जनिश करती है और फाइल
اور بیگ संभाले उठ खड़ी हुई। इसे अब इस स्याह फाम लड़की से कोई बात नहीं करनी थी। बस इसने फैसला कर लिया था। अलबत्ता दिल के किसी छुपे खाने में इस किताब को हासिल करने की ख्वाहिश ने भी बहुत खामोशी से सर उठाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पार्ट। इन दिनों मुसर्रत बहुत खुश रहने लगी थी और वो इनको देख देख कर खुश होती। पता है महमल, बहुत अच्छे लोग हैं। नुमान भाई बड़े भले मानस इंसान है और इनका बेटा तो बहुत ही खूबरू है। अल्लाह ने हमारी सुन ली है, वो जरूर हम पे रहम करेगा। वो कभी कभी बैठकर इसको बताने लग जाती तो वो खामोशी से मुस्कुराहट दबाए सर झुकाए सुनती चली जाती। अब तो घर के काम भी आराम से कर देती। कुछ दिन से ताई को जवाब भी देना छोड़ दिए थे। पहली दफा इस जिंदान से निकलने की कोई उम्मीद जो बंधी थी। सिद्रा अलबत्ता इसे उठते बैठते बहुत अजीब नजरों से देखती। महमल परवाह न करती, मगर इस रोज तो हद ही हो गई। वो शाम की चाय की ट्राली धकेलती बाहर लॉन में लाई तो सिद्रा ने एकदम इसे देखते ही मुंह फेर लिया। शायद अभी तक नाराज है, इसने सोचा, और फिर जैसे दावा करने के लिए सबसे पहले सिद्रा का कप बनाया। सिद्रा आपी चाय। बहुत शाइस्तगी से मुस्कुराकर कप बढ़ाया। आपी, मैं तुम्हारी आपी लगती हूँ? सिद्रा ने कप लेते लेते जोर से पटक दिया। गरम उबलती हुई चाय महमल के घुटने पर गिरी। वो बिलबिलाकर खड़ी हुई कप घास पे जा गिरा। यूं लोगों के सामने आपी कहकर तुम ये जाहिर करती हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? हाँ? सिद्रा एकदम चिल्लाने लगी। मम्मी, मम्मी, इसको देखें, ये हमेशा यही करती है। ये हमेशा लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करती है। सिद्रा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अरे इनकी तो आदत है। ये माँ बेटी तो इस घर की खुशी देख नहीं सकती ना। मेरी बेटी, तुम गम ना करो और अब खड़ी क्या हो? जाओ अपनी नहुसत ले जाओ मेरे सामने से। ताई मेहताब ने बहुत दिनों का गुस्सा एकदम निकाला। वो जो शॉक सी थी भागती हुई अंदर आई। मुसर्रत भी परेशान सी किचन में खड़ी थी। उन्होंने भी सुन लिया था। महमल कुछ कहे बगैर अंदर कमरे में बंद हो गई। अंदाजा तो इसे था ही कि ताई का मूड उस रोज से बेगम नुमान की बातों पर खराब है, मगर वो कुछ कह भी ना रही थी, चुप ही साध ली थी। शायद इस बात पे कि अब वह महमल की होने वाली ससुराल थी, इससे क्या पंगा लेना। मगर रात में इसकी ये खुशफहमी भी दूर हो गई जब इसने किचन में ताई मेहताब को मुसर्रत से ये कहते सुना, हमने तो उसी रोज नुमान भाई को इनकार कर दिया था। महमल कौन सा शादी की उम्र है, अभी घर की बड़ी बेटियां हैं, पहले इनकी होगी फिर ही महमल का सोचेंगे। चाय आगा साहब के कमरे में पहुंचा दो, वो रात का खाना नहीं खाएंगे, और टेबल लगा दो। वो हुक्म सादे करके बेनियाजी से बाहर निकल गई। किचन के दरवाजे पे धुआं धुआं चेहरा लिए खड़ी महमल पे बस एक इस्तेजाइया निगाह उछाली थी, जबकि अंदर निढाल सी मुश्किल खड़ी मुसर्रत को देखना भी गवारा ना किया था, जिनके दिल पे उन्होंने उल्टी बर्छी फेर दी थी। नेक्स्ट पार्ट। इसे नहीं इल्म था कि क्यों, मगर वो रात देर तक बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी रोती रही थी। अंदर सब सो रहे थे, मुसर्रत भी सोने चली गई थी। वो पढ़ाई का बहाना करके बाहर आई थी और देर से इधर बैठी बेआवाज आंसू बहा रही थी। कच्ची उम्र का पहला ख्वाब था, वो भी ऐसे किरची किरची हुआ था कि रूह बिलबिला उठी थी। वो इतनी हर्ट हुई थी कि दिल फट रहा था। कोई इतना जालिम भी हो सकता है जितनी ताई थी, जितने ये सब लोग हैं। इसका दिल चाह रहा था वो बेखबर सोते हुए इन लोगों के कमरों को आग लगा दे, या छुरी से इनकी गर्दनें काट फेंके, या जहर देकर सबको मार दे और आखिर में खुद भी फांक ले। नफरत, बहुत शदीद नफरत महसूस होती थी इसे अपने उन रिश्तेदारों से। इसका दिल चाहता था कि वो इन घटिया और कमीने लोगों से दूर चली जाए, जहां इसे इनकी शक्ल ना देखनी पड़े। और वाकई अब वो चली भी जाएगी। इसने सोच लिया था कि बस एक दफा वो स्कॉलरशिप मिल जाए, जिसके लिए इसने ब्रिटिश हाई कमीशन के ऐलान के बाद अप्लाई किया था, कि भले घर के जो हालात हों। इसने 5th से FSC तक हर बोर्ड एग्जाम में पूरे बोर्ड में टॉप किया था। FSC प्री इंजीनियरिंग में टॉप करने के बावजूद इसका इंजीनियरिंग की तरफ रुझान ना था या रहा ना था। सो BSc मैथमेटिक्स में एडमिशन ले लिया और इसी उम्मीद थी कि अब भी वो टॉप ही करेगी और अगर स्कॉलरशिप इसे मिल जाए तो बहुत आसानी से इस जिंदान से छुटकारा मिल जाएगा।
वो आंसू हथेली की पुछ से रगड़ती, इस सोच में गलता थी कि कोई इसके सामने आ खड़ा हुआ। वो जूते देखकर चौंकी और भीगा हुआ चेहरा उठाया। वसीम इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वसीम भाई। वो करंट खाकर उठी और 2 कदम पीछे हटी। वो ताई मेहताब के तीसरा नंबर का बेटा था, फहद का छोटा और नकारा अब्बारा भाई। उस वक्त भी वो अपनी सुर्ख आंखों से इसे घूर रहा था, जाने कब अचानक आकर इधर खड़ा हुआ था। खुला गिरेबान, तंग जीन्स, गर्दन से लिपटी चेन, बिखरे बाल, सुर्ख आंखें। वो नशा करता था। घर में सबको इल्म था, यहाँ तक कि फिजा चच्ची अपनी बेटियों के इसके करीब भी न जाने देती थी। खुद हसन भी एहतियात करता था। आरजू अलबत्ता लापरवाह और निडर थी। वैसे भी वसीम घर में बहुत कम ही नजर आता था। महमल हर मुमकिन एहतियात करती कि अकेले में इसके सामने ना जाए। इसे इसकी आंखों से खौफ आता था, मगर आज जाने कैसे। क्या कर रही हो? वो एकदम ऊपर स्टेप पर चढ़ा तो वो बेख्तियार मजीद पीछे हटी। कुछ भी नहीं, वो आगा जान आवाज दे रहे हैं। वो एकदम पलटकर अंदर भाग गए। वसीम ने तमस्खुराना सर झटका। चंद लम्हे उधर खड़ा सोचता रहा, फिर बाहर गेट की तरफ चल दिया। नेक्स्ट पार्ट। वो बहुत बोझल सी थी। वो बस स्टॉप पर बेंच पर अकेली बैठी भीगी आंखों से दूर फ़क पर जाने क्या तलाश कर रही थी। जहां नीली सुबह के परिंदे उड़ रहे थे, रात भर के रोने के बायस इसके सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं, और ऊपर से वो स्याफाम लड़की भी नहीं आई थी। जाने आज वो किधर रह गई, अभी तक क्यों नहीं आई थी। सिर्फ इसलिए महमल आज 15 मिनट पहले ही आ गई थी कि 10 के बजाय 25 मिनट इसके साथ मिल जाएंगे, मगर ये तो इसे इल्म मालूम ही ना था कि वो आती कब थी। इसे तो ये भी मालूम ना था कि वो इसका इंतजार क्यों कर रही थी। हालांकि कोई बात ऐसी ना थी जिसे वो इसके साथ शेयर कर सकती, किसी मसले का हल दरियाफ्त कर सकती या इसके साथ बैठकर रो सकती। नहीं, इसके पास बताने को कुछ भी तो नहीं था। फिर भी इसे इसका इंतजार था। वो बार बार कलाई पे बंधी रिस्ट वॉच देखती। लम्हे सिरकते जा रहे थे। 25 मिनट खत्म होने को थे, मगर इस स्याफाम लड़की का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। बस का हॉर्न बचा तो वो शिकस्ता कदमों से उठकर चल दी। बेंच खाली रह गया। सुबह के परिंदे अपने सफर को निकल गए और नीलाहट भरा उफक सुनहरी किरणों से भीगने लगा। वो बहुत उदास सी बस में सवार हुई थी। सारा रास्ता खामोश सी गर्दन मुड़े खिड़की से बाहर देखती रही। इसकी लंबी सुराही मानद सुनहरी गर्दन ऊंची पोनी टेल के बाइस पीछे से भी झलकती थी और इसे यकसर मुमताज बना देती थी। बस के रुकने से कबल इसने बैग से पॉकेट मिरर निकाल कर देखा और फिर कुछ सोचकर आंखों को छुपाने को गहरा काजल डाल दिया। महमल, तुम इतना काजल मत डाला करो, माइंड मत करना, मगर तुम्हारी आईज बिल्कुल गोल्डन कलर की हैं और काजल में बिल्कुल बिल्ली की तरह लगती हो। यू नो कैट वुमेन। नादिया देखकर हंसकर बोली थी, और मुझे बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं है। खाओगी? इसने हाथ में पकड़कर चिप्स का पैकेट बढ़ाया। महमल ने खामोश निगाह इस पर डाली और नो थैंक्स कहकर सर झुकाए अपनी किताब पर कुछ लिखने लगी। सर झुका के इसकी ऊंची पोनी टेल मजीद उठ जाती और भूरे बाल गर्दन पर गिरते दिखाई देने लगते। वो खामोशी से सर झुकाए कुछ लिखती जा रही थी। वो लाइब्रेरी में नादिया को कल ताई अम्मा के जवाब वाली बात बताने आई थी, मगर इसका तंज सुनकर दिल एकदम टूट सा गया था। बस चुटकी बजाते इसने महमल की खूबसूरत बदामी सुनहरी आंखों को बिल्ली से मुशाबे करार दे दिया था। शायद इसलिए आम सी सूरत की नादिया जब महमल के साथ चल रही होती थी तो बहुत से सरमुरकश से सताइशी निगाहों से महमल ही को देखते थे। दराज कद, स्मार्ट, लंबी गर्दन, ऊंची ब्राउन पोनी टेल वाली लड़की जिसकी सुनहरी आंखें धूप में और भी ज्यादा चमकती थी, पूरे कॉलेज में पॉपुलर थी। ऐसे में जब वो काजल लगाकर मजीद खूबसूरत दिखती तो नादिया से कभी कभार बर्दाश्त ना होता और वो कुछ ऐसा जरूर कह देती जो महमल का दिल तोड़ देता था। अब भी वो नादिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास रोने आई थी, मगर नादिया के पास इसके दुख सुनने की फुर्सत ना थी। वो मुसलसल अपने नोट्स में मगन थी और जब जरा देर को फारिग हुई तो इसका दिल कुछ ऐसे तोड़ा कि वो कुछ भी कह ना सकी।
हाँ, तुम कुछ बता रही थी। वो चिप्स का पैकेट किताब की ओट में लिए मुसलसल चिप्स निकाल कर कुतर रही थी। ताई अम्मा की बात थी शायद। नहीं, कोई बात नहीं थी। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें गलत लगा। मैं चलती हूँ, ज़ारा से कुछ काम है। वो मसरूफ सी किताबें उठाए बाहर निकल आई। अगले दो रोज यूं ही अगले 2 रोज यूं ही बेचैनी से गुजरे। परेशानी, मायूसी, नाउमीदी और दुख, वो हर तरह के मनफी ख्यालात में घिरी हुई थी। यूं लगता था जैसे दुनिया से रंग ही खत्म हो गए हों। सब कुछ फीका फीका सा था और दिल का बाग वीरान उजड़ा हुआ। और फिर अचानक तीसरे दिन वो सयाफाम लड़की आ गई। इसने दूर से इसे बेंच पे बैठे देखा तो एकदम गुस्से की एक लहर इसके अंदर उठी। वो तेज तेज चलती इसके करीब आई। तुम 2 दिन से कहाँ थी? सयाफाम लड़की ने सर उठाया। वो बहुत गुस्से से इसे देख रही थी। मेरा कुछ काम था। इस तुम्हें मजा आता है दूसरों को अपना इंतजार करवा के? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद के बगैर मर जाऊंगी? हाँ, हालांकि ऐसा नहीं होगा। तुम तवज्जो लेने के लिए वो बातें करती हो जिससे दूसरा तुम्हारी तरफ खिंचा चला है, मगर मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना मुझे तुम्हारी परवाह है। और मुझे तुम्हारी किताब की भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं मरी तुम्हारी मदद के बगैर। देख लो, मैं जिंदा हूँ। तेज तेज बोलते वो हाँफने लगी थी। सयाफाम लड़की जरा सी मुस्कुराई। तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? नहीं, हरगिज नहीं। वो 2 कदम पीछे हटी। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम शायद बुलंद आवाज में अपने दिल की आवाज को झुटला रही हो। अगर ऐसा है तो ये मत करो। अपने दिल की सुनो, वो तुम्हें कुछ कह रहा है। मुझे डिक्टेट मत करो। मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। तुम मेरे साथ उम्मीद अफजा बातें करके अपनी किताब मुझे बेचना चाहती हो। मैं खुद समझती हूँ तुम्हारा मकसद, मगर याद रखना मैं तुमसे ये किताब हरगिज नहीं खरीदूंगी। ना ही मैं तुम्हें ये बेच रही हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद मुझसे ये किताब मांगने आओगी और तब मैं तुम्हें फौरन ये थमा दूंगी। अभी तुम सफर के आगाज में हो और जब थकोगी तो इस किताब के पीछे आओगी। मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मुझे बस तुम्हारे थकने का इंतजार है। तुम्हारी बस आ गई है। उस वक्त वो गुस्से में पलट गई, मगर फिर सारा दिन यही सोचती रही कि उसको उस सयाफाम लड़की को देखकर हो क्या गया था। क्या उसने उस पर इतना गुस्सा किया? वो क्या लगती थी इसकी? इसने क्या बिगाड़ा था उसका? और इसे गुस्सा किस बात का था? यूं अनजाने लोगों के साथ इस तरह का सलूक तो महमल इब्राहिम कभी नहीं करती थी। फिर अब क्यों? नदामत और शर्मिंदगी के एहसास ने इसे पूरा दिन जकड़े रखा। वो किचन के तमाम काम बेतवज्जी से निपटाती रही। पढ़ाई भी ठीक से ना कर सकी। पेपर्स हो रहे थे। अब भी वो इसके पास पढ़ने को बहुत कुछ था, मगर सारा दिन एहसास जुर्म ने इसे अंदर ही अंदर कुचोक के लगाता रहा। और जब रात को अचानक रजिया फूफो की आमद का शोर उठा तो वो बहुत बेदिली से लाउंज में आई थी। फाइका आजकल सारा वक्त मेरे साथ किचन में लगी रहती है। मैं तो मना करती हूँ, मगर मज्जाल है जो ये मुझे किसी काम को हाथ लगाने दे। आज भी पुडिंग बनाई थी, कह रही थी सारे मामू शौक से खाते हैं, इन्हें दे आओ। मैंने खुद कहा खुद ही दे आओ। मामू में तो जान है मेरी बच्ची की। और सब ठीक है घर में? फवाद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। मेहताब ताई के हमरा अंदर दाखिल होती रजिया फुप्पो ने बात के इख्तिताम पे इधर उधर देखकर बज़ाहिर सरसरी सा पूछा। फवाद तो नजर ना आया, मगर महमल पे निगाह पड़ी तो चेहरे पे नागवारी बिखर गई, शायद इस वजह से कि इनकी आखिरी बात पे वो जरा सा इस्तिजाइया मुस्कुराई थी। लड़की, कोई काम काज भी है तुम्हें? जब देखो लोठा की लोठा इधर उधर भागती फिर रही होती हो। मेरी भाभी का जिगरा है जो मुफ्त खोरों को घर में टिका रखा है, वरना मैं होती तो इन्हें इसकी मुस्कुराहट तपा गई थी, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। सो बिगड़ कर कहती बड़े सोफे पर बैठ गई। फाइका भी दोनों हाथों में ट्रे पकड़े जैसे जिस पर 2 डोंगे रखे थे चली आ रही थी। फैशन के मुताबिक शॉर्ट शर्ट के नीचे ट्राउजर और लंबे लंबे बाल खुले थे जिनमें चोटी के बल साफ नजर आ रहे थे। और सिदरा की तरह खूब मेकअप करती थी और इस तरह शायद जरा काबिले सूरत लग जाती थी अगर वो गहरे मस्कारे और आई मेकअप के ऊपर वो बड़ा सा स्याह फ्रेम का चश्मा ना लगाया करती तो।
ये किधर रखूं मुमानी जान? वो रुककर मध्यम आवाज में पूछ रही थी, वरना यही फायका थी जो पुरसरसा कवर बेहंगम शोर किया करती थी। किचन में रख दो, बल्कि महमल तुम ले जाओ। लाइए। महमल आगे बढ़ी तो फायका ने कदर तजब्जुब से माँ को देखा। दे दें फायका बाजी, फवाद भाई तो वैसे भी अभी ऑफिस से नहीं आए, फुप्पो पूछ रही थी अभी इनका। वो बेनियाजी से कहकर ट्रे लिए किचन में रखा है। फवाद अभी तक नहीं आया? फुप्पो ने बेचैनी से घड़ी देखी, फिर फायका को आंख का इशारा किया। वो फौरन मेहताब ताई के बिल्कुल मुकाबिल सोफे पर मौद्दब से होकर बैठ गई। हाँ, कुछ काम था शायद। और तुम ठीक हो? ताई रिमोट उठाकर चैनल बदल रही थी। अंदाज में अजब शान बेनियाजी थी। जिनके फवाद जैसे बेटे हों, उन पे बेटों की माएँ यूं ही मक्खियों की तरह भिनभिनाती हैं, बेटियों की माएँ यूं ही मक्खियों की तरह भिनभिनाती हैं। वो रजिया फुप्पो के एतबार खूब समझती थी। ये पुडिंग फायका बाजी ने बनाई है फुप्पो? वो वापस आकर इनके सामने सोफे पर टांग रखकर बैठ गई। वही जींस का कुर्ता, गर्दन में मफलर की तरह लिपटा दुपट्टा और ऊंची पोनी टेल, ये इसका मखसूस हुलिया था। हाँ तो और क्या? अच्छा आप तो उस रोज अपनी माई सलीमा से पुडिंग बनवा रही थी। वो जब मैं आपके घर गई थी तो आप कह रही थी कि आपको ना ही फायका बाजी को पुडिंग बनाने आती है। फायका बाजी, इसने चेहरा फायका की तरफ मोड़ा। अभी रेसिपी सीखी आपने? हाँ, मेरे साथ आजकल सब कुछ सीख रही है, बैठकर मुफ्ती रोटियां तो नहीं तोड़ती। फुप्पो चमक कर बोली। ताई मेहताब रिमोट पकड़े चैनल बदल रही थी। चेहरे पर अलबत्ता वाज़े बेजारी छाई हुई थी। और आपने किससे सीखी? अपनी मासी से? ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी तुम्हारी महमल? ये तो मेरी भाभी का हौसला है कि तुम्हें बर्दाश्त करती है। इनकी जगह मैं होती तो 2 दिन में घर से निकाल देती। इनकी जगह आप कैसे हो सकती हैं फुप्पो? दूसरों के पैसे पर ऐश करना एक आर्ट होता है और यह हर किसी को नहीं आता। शट अप महमल। ताई ने गुस्से से रिमोट रखा। ज्यादा बकबक की तो टांगे तोड़कर रख दूंगी। अरे हम ना रखती तो किधर जाती तुम? इंग्लैंड। वो आराम से टांग पे टांग रखे पांव झुला रही थी। क्या मतलब? वो सब चौंके। मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और बहुत जल्द मैं तो अम्मा को लेकर इंग्लैंड चली जाऊंगी। सो आप भी अभी से मुलाजिम ढूंढना शुरू कर दें। आप बैठे, मैं जरा किचन देख लूं। वो उठकर किचन की तरफ चली आई। जानती थी कि इनके सरों पे बम फोड़कर आई है, मगर इस वक्त इन सबको सुताने का दिल कर रहा था। खाने पर इसकी पेशी हो गई। तुमने कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था? मेहताब बता रही थी। क्या बात है? आगा जान ने जैसे एकदम याद आने पर खाने से हाथ रोककर पूछा। स्कॉलरशिप? आरजू ने अब्रो उठाई। निदा और सामिया बातें करती ठटक गईं। फिजा चची ने हैरत से गिलास रखा तो फवाद लुकमा मुंह में डालते हुए बुरी तरह चौंका था। बाकी सभी एकदम रुक कर इसे देखने लगे, जो बहुत इत्मीनान से बाजू बढ़ाकर रायते का डोंगा उठा रही थी। जी आगा जान, ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुई थी। मास्टर्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। अब वो बड़ा चमचा भरकर रायता चावलों में डाल रही थी। उम्मीद है जल्द ही मिल जाएगी। फिर मैं इंग्लैंड चली जाऊंगी। सोच रही हूँ वहीं साथ साथ जॉब वगैरह भी कर लूं। आखिर खर्चे भी तो पूरे करने होते हैं ना। चमचा चावलों पर हिलाकर रायता मिक्स करते हुए इसने लापरवाही से इतला दी और इसे लगा था कि अभी घर भर में तूफान खड़ा हो जाएगा, मगर वेरी गुड, जरूर अप्लाई करो। आगा जान फिर से खाने की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। अब के हैरान होने की बारी महमल की थी। इसने लम्हे भर को ठटक कर इन्हें देखा और फिर संभल कर बोली, थैंक यू आगा जान। इसके अल्फाज पर जहां मुसरत इत्मीनान से खाने लगी, वहां टेबल पर बहुत से लोगों की खामोशी मायनेखेज निगाहों के तबादले हुए थे। वो सर झुकाए चावल खाती रही। उम्मीद तो ना थी कि वो कोई ड्रामा खड़ा ना करेंगे, मगर वजह भी फौरन समझ आ गई। वो बाहर चली जाएगी तो इनसे जायदाद में हिस्सा कौन मांगेगा? इनके लिए तो अच्छा ही था कि वो चली जाए। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। मैं चली भी गई तो एक दिन जरूर वापस आऊंगी और अपना हिस्सा तलब करूंगी। और तुम सबको हर उस अदालत में घसीटूंगी जहां जाने से तुम खौफ खाते हो। इसने दिल ही दिल में तहैया कर लिया था
اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو یکدم چونکی۔ بے توجہ سے کھانا کھاتا فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اسے سر اٹھاتا پا کر فوراً ہی پلیٹ پر جھک گیا اور بعد میں پھپھو نے کتنا ہی کہا میری فائقہ نے آج پڈنگ بنائی ہے کہہ کر اسے روکنا چاہا، وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا تم کام کرو۔ مہتاب نے فوراً اس کی تائید کی۔ ادھر پھپھو ہائیں بائیں کرتی رہ گئی اور وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا باہر نکل گیا۔ محمل کا دل یکدم اداس سا ہو گیا، پتہ نہیں کیوں۔